यस सर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ट्रेडिंग तो अपने नहीं पूछेंगे बट इतना नहीं, बट मेन है आपका कलेक्शंस एंड जेनरिक्स। टॉपिक का नाम क्या है? जेनरिक्स एंड कलेक्शंस। अब ये होता क्या है? कलेक्शन एंड जेनरिक्स स्टार्ट करने के पहले मैं एक बेसिक प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि पहले हमें जेनरिक्स कंसेप्ट क्या है ये समझ लेना है, उसके बाद हम कलेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो देख लो क्या है। एक चलो मैं सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके लिए प्रोग्राम करना क्या है देख लो। मान लो आपका क्लास प्रोग्राम है। क्लास प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक नया फंक्शन है। यहाँ पे एक फंक्शन दे रहा हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल रख दिया। और इसमें डिस्प्ले में हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे ए वेरिएबल हम प्रिंट करेंगे। ऐसा एक सिंपल सा मैंने फंक्शन बनाया। देखो कंसोल एप्लीकेशन, देख लो करना क्या, मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना ये वाला। अब चलिए फंक्शन मैंने यहाँ पे रखा, इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। देख लो एक क्लास बना दिया ABC नाम का, और इसमें एक फंक्शन चाहता हूँ कि मेन में आओ और उस क्लास को कॉल करो। ABC डिस्प्ले मेथड को कॉल करना है। तो डिस्प्ले को कॉल करना है तो हम ABC का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ABC1 इक्वल्स टू न्यू ABC, एंड देन A1 डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे और उसमें इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, और कंसोल डॉट रीड लाइन। एक सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, पहले ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और उससे डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। तो जो भी डिस्प्ले मेथड कॉल हो रहा है ये वाला, ये जो 10 वैल्यू चलाएगा इस A में, और फिर वो डिस्प्ले होगा यहाँ पे। अब 10 वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इस फंक्शन को हम 1000 टाइम पे कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने और एक ऑब्जेक्ट बना दिया A2, और फिर मैं A2 डॉट डिस्प्ले कॉल करूँ और यहाँ पे मैंने 20 पास कर दिया, कर सकता हूँ। वैसे इस क्लास के मैं 10 टाइम 100 टाइम 1000 भी ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। बट जितने भी ऑब्जेक्ट बना रहा और जितने बार भी मैं डिस्प्ले मेथड कॉल करूँ, तो ये मुझे बस इंटीजर फंक्शन पास करने के लिए अलाउ करेगा। ये मुझे इंटीजर फंक्शन ही पास करने के लिए अलाउ करेगा, वो इंटीजर पैरामीटर्स। क्यों? क्योंकि हमने जो फंक्शन बनाया वो इंटीजर पैरामीटर है। मान लो कोई यूजर बोलता है कि मुझे ना सेम फंक्शन चाहिए, बट आई वांट दिस फंक्शन फॉर द कैरेक्टर टाइप। यूजर बोल रहा है कि मुझे सेम फंक्शन चाहिए पर वो कैरेक्टर टाइप के लिए चाहिए। तो एज ए प्रोग्रामर हमें क्या करना पड़ेगा, और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें पैरामीटर आप कैरेक्टर पास करो, और वाइल कॉलिंग व्हाट यू कैन डू इज, जैसे यहाँ पे बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं, जैसे A1 से ही मैं डिस्प्ले वापस कॉल कर लूँ और कैरेक्टर पास करूँ। तो फर्स्ट टाइम इंटीजर वाला कॉल होगा, सेकेंड टाइम कैरेक्टर वाला कॉल होगा। वैसे में जितनी बार ऑब्जेक्ट बना लूँ कॉल होते चलेगा। अगर कोई यूजर बोलता है मुझे फ्लोट वैल्यू पास करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम फंक्शन बनाना पड़ेगा फ्लोटिंग टाइप का, एंड वाइल कॉलिंग आप फिर क्या कर सकते हैं, फ्लोट पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो आपने 3 फंक्शन बना भी दिए, बाद में यूजर बोलता है मुझे स्ट्रिंग चाहिए, चलो अभी बना दिया, बाद में बोलता है बूलियन चाहिए, डबल चाहिए, कोई अलग अलग टाइप चाहिए। तो प्रैक्टिकली उतने सारे फंक्शंस बनाना पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकली उतने सारे फंक्शंस बनाना पॉसिबल नहीं। तो हमने क्या किया, हर टाइप के लिए अलग अलग फंक्शन बना। अब ये अलाउड नहीं होगा, प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो फंक्शन सेम है, ऑपरेशन सेम है, बस डेटा टाइप अलग है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उतने सारे फंक्शन बनाने से अच्छा एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे, उतने सारे फंक्शंस बनाने से अच्छा हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो डेटा टाइप इंडिपेंडेंट होगा। जो डेटा टाइप इंडिपेंडेंट होगा मतलब किसी डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं होगा, और ऐसे फंक्शन को बोला जाता है जेनेरिक्स। क्या बोलते हैं इसको? जेनेरिक। तो जेनेरिक कैसे बनाओगे देख लो। करना क्या,
इसी कोड में इतने सारे फंक्शंस नहीं बनाएंगे, एक ही फंक्शन बनाएंगे। और ये जो क्लास एबीसी लिखा है उसके आगे एंगुलर ब्रैकेट में कोई भी कैरेक्टर या वर्ड लिखो। तो ये जो है ना, ये जेनेरिक सिंबल है। ये टी जो मैंने लिखा है, इट विल एक्ट एज ए डेटा टाइप। तो जहाँ पे डेटा टाइप यूज कर रहे हो उसकी जगह टी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं दिया मैंने, आप टी लिखो, टाइप लिखो, आपको जो भी लिखना है लिखो। जैसे मैंने टाइप लिखा, तो ये डेटा टाइप एज एक्ट करेगा। अब देख लो, जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, तो ये कॉलिंग कैसे होगा देख लो। अभी देखो, एबीसी इस टाइप में मैं पास करता हूँ इंटीजर a1 इक्वल्स टू न्यू एबीसी ऑफ इंटीजर, एबीसी कैरेक्टर a2 इक्वल्स टू न्यू एबीसी ऑफ कैरेक्टर, एबीसी स्ट्रिंग a3 इक्वल्स टू न्यू एबीसी ऑफ कैरेक्टर, एबीसी फ्लोट a4 इक्वल्स टू न्यू एबीसी ऑफ फ्लोट। तो मैंने क्या किया, एक क्लास के 4 ऑब्जेक्ट बना दिए और चारों बार मैंने अलग अलग टाइप पास कर दिया। तो अगर मैं a1 से डिस्प्ले कॉल करूँ ना, तो ये अलाउ करेगा इंटीजर टाइप के लिए। क्यों? क्योंकि a1 में हमने इंटीजर पास किया। अगर मैं a2 पास करूँ तो इसमें a2 में क्या है, कैरेक्टर डेटा। अगर मैं a3 पास करूँ तो इट विल अलाउ मी टू पास स्ट्रिंग। और अगर मैं a4 पास करूँ तो इट विल अलाउ मी टू कॉल फ्लोटिंग वैल्यू। मैंने क्या किया, एक क्लास को 4 बार कॉल किया, एक क्लास का फंक्शन बनाया था एक ही बार, 4 बार कॉल किया और एवरी टाइम आई एम पासिंग डिफरेंट टाइप। तो इसको बोलते हैं जेनेरिक। देख लो जी। तो जेनेरिक का बेनिफिट क्या होता है, आप एक ही फंक्शन को मल्टीपल डेटा टाइप्स के लिए कॉल कर सकते हैं। तो मल्टीपल डेटा टाइप कौन से, मल्टीपल डेटा के या अलग अलग टाइप के लिए कॉल कर सकते हैं, इसको बोलेंगे हम जेनेरिक। अभी जो जेनरिक है ना, ये इन जनरल तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया, बट ये जो जेनरिक है, इसको मेनली कलेक्शंस के साथ यूज किया जाता है। तो जेनरिक बोलता क्या, देख लो, क्रिएट फंक्शनैलिटीज which will be data type independent, create functionalities which will be data type independent। कुछ ऐसी फंक्शनलिटी है। अब इस जेनरिक को मेनली कलेक्शंस के साथ यूज किया जाता है। अब ये कलेक्शंस के साथ क्यों और कैसे यूज करना है ये देख लो। अब हमें एक ही कलेक्शन पता है, कलेक्शन मतलब बंच ऑफ समथिंग। हमें एक कलेक्शन पता है, वो एक्चुअली कलेक्शन नहीं था, वो सिंपल कंटेनर था, वो है एरे। अब इसको कलेक्शन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि एरे का कुछ साइज रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था इंट स्क्वायर ब्रैकेट ए इक्वल्स टू न्यू इंट और साइज दिया 5, तो इसका मतलब है ये एरे 5 वैल्यू स्टोर करेगा। अगर साइज 50 दिया तो इसने तुरंत 50 ब्लॉक्स अलोकेट किए। अब ये जब 50 ब्लॉक्स अलोकेट करेगा ना, तो इसमें 50 वैल्यू आपको स्टोर करनी है। अगर आप मान लो 10-12 वैल्यू स्टोर कर दे, तो रिमेनिंग 40 या 38 सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। क्या होगा, रिमेनिंग 38 टू 40 वेस्ट हो जाएगा। या फिर आपने साइज 50 बना दिया ना, तो इट वोंट अलाउ यू टू स्टोर 51 वैल्यू, क्योंकि साइज फिक्स है। तो यह था आपके कंटेनर में, एरे में। प्लस जो एरे आपने डिक्लेयर किया है, तो वही इंटीजर टाइप के लिए यूज होगा, बाकी किसी टाइप के लिए नहीं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा कंटेनर यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे कलेक्शन। और इस कलेक्शन का बेनिफिट ये है कि डिक्लेरेशन के टाइम पे इसको कोई साइज नहीं होगा, डिक्लेरेशन टाइम पे इसको कोई साइज नहीं होगा। जैसे जैसे हम वैल्यूज ऐड करेंगे वैसे वैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा। तो ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होता है इसको। प्लस ये अलग अलग टाइप के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है ये देखना है हमें। तो यहाँ पे कलेक्शन कौन से हमारे पास है देखिए। तो C# हमें कुछ कलेक्शन प्रोवाइड करता है। C# प्रोवाइड वेरियस कलेक्शन which comes from dot collections, राइट। सिस्टम डॉट कलेक्शन से एक नेम स्पेस यूज करना है। कहाँ पे यूज करोगे देख ले, नया प्रोजेक्ट ले रहा हूँ।
ऑलरेडी एक नेम स्पेस वहाँ पे एडेड भी है, अगर आप देखोगे तो देख लो सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जनरेट्स। तो आपको क्या करना है, इसके साथ साथ यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन भी ऐड करके रखना है। कलेक्शंस कौन से कलेक्शंस मिलते हैं मैं देख लो। तो इसमें से सबसे पहला कलेक्शन मिलता है हमें लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर दो कलेक्शन है, एक है एरे लिस्ट और दूसरा है सॉर्टेड लिस्ट। हमें दूसरा कलेक्शन मिलता है डिक्शनरी। कलेक्शन हमारे पास है स्टैक, फिर हमारे पास कलेक्शन है क्यू और फिर हमारे पास कलेक्शन है टपल। ऐसे कुछ कलेक्शन है जो सी# हमें प्रोवाइड करता है। इन सभी कलेक्शन में आपका 90 to 95% लिस्ट ही यूज होता है वेब डेवलपमेंट में। अभी कैसे बनाया जाएगा देख लो, लिस्ट ठीक से देख लो। डायरेक्टली मैं मेन के अंदर ही कर रहा हूँ। मैं लिस्ट बनाऊंगा बट ये जेनेरिक टाइप का होगा। तो ये किस टाइप के लिए कर रहा हूँ, इंटीजर। lst इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर। अब मैं करूँगा क्या देख लो, अब ये लिस्ट एम्प्टी है, इसका साइज कुछ नहीं है। देख लो कंसोल डॉट राइट लाइन में इसमें मैं दे रहा हूँ साइज इक्वल्स टू प्लस lst डॉट काउंट। तो इनिशियली इस लिस्ट का कोई भी साइज नहीं, काउंट का मतलब इसका लेंथ मिलेगा, काउंट का मतलब इसका लेंथ मिलेगा। ओके तो देख लो इसका साइज कितना है, 0। अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ। सी lst डॉट ऐड मैं 10 ऐड कर रहा हूँ या 20। lst डॉट ऐड मैं 10 ऐड कर रहा हूँ, रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ। lst डॉट ऐड में मैं 40 ऐड कर रहा हूँ। lst डॉट ऐड में कुछ 30 ऐड करते हैं। lst डॉट ऐड में 50 ऐड कर दिया। lst डॉट ऐड में अगेन 20 ऐड कर रहा हूँ, कुछ रिपीटेड वैल्यूज। अब इसमें मल्टीपल वैल्यू ऐड कर दिया। अब मैं इसका साइज देख लूँ। पहला साइज कितना है, 0। अब साइज देख लो कितना हुआ, 6। तो इसमें 6 वैल्यूज हो गए। अब इन 6 वैल्यूज को मुझे प्रिंट करना है। चलो मैं और एक आधा वैल्यू बढ़ा लूँ, लेट्स से 50। अब इसको प्रिंट करना है मुझे। तो कैसे प्रिंट कर रहा हूँ देख लो, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर ईच लूप चलाएंगे। ये लिस्ट किस टाइप का इंटीजर, सो इंट डी इन lst। इसका मतलब क्या है, इंट डी इन lst का मतलब लिस्ट का डेटा 1 by 1 कहाँ पे आ गया, डी वेरिएबल। अब डेटा डी में आ गया तो आप प्रिंट करो, देख लो कंसोल डॉट राइट लाइन में। तो लिस्ट के अंदर जितने भी वैल्यूज है सारे वैल्यूज प्रिंट होंगे इंक्लूडिंग रिपीटेशन। प्लस इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, आप जैसे ऐड करोगे वैसे ही ऑर्डर लेगा। तो ये होता है आपका बेसिक लिस्ट। अब इस लिस्ट पे जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक फंक्शन चलाया ना काउंट प्रॉपर्टी, वैसे और कुछ फंक्शन हम यहाँ पे चला सकते हैं। देख लो कैसे। फंक्शन है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब आप इसमें पोजिशनल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे देख लो 2 पोजीशन पे 200 वैल्यू में ऐड कर रहा हूँ। अब प्रिंट करके देखते चाहिए तो देख लो, एक मैसेज ले दो मैं यूजर को, आफ्टर मॉडिफिकेशन अब वापस मैंने सेम लिस्ट चला दी। देखो रन करते हैं। पहले देखो ये अपना लिस्ट का डेटा है, उसके बाद मैंने 2 पोजीशन पे 200 ऐड कर दिया। तो ये हो गया 0th पोजीशन 1 और 2। तो पहले 2 पोजीशन पे 40 था ना, वो नीचे शिफ्ट हो गया, उसका एक लेंथ बढ़ गया और वो नीचे शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं इंसर्ट। अब इस इंसर्ट के साथ साथ और भी कुछ है, देख लो lst डॉट रिमूव। अब मैं यहाँ पे ना 50 पोजीशन वैल्यू सॉरी 50 वैल्यू को रिमूव करता हूँ। देख लो क्या होता है, देख लो इसमें आते टाइम इसको इस पोजीशन पे 50 वैल्यू मिला हुआ है। ये देख लो 50 2 बार है ना, और जब पहला 50 मिला उसने वो रिमूव कर दिया। क्या किया उसने, पहला 50 रिमूव कर दिया। तो ये आपका ऐसे आप कुछ प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। देख लो ऑर्डर बाय, रिमूव ऐड कर सकते हैं किसी पोजीशन का, रिमूव ऑल भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रिमूव ऑल कर लूँ तो क्या हो रहा है देख लो, रिमूवल का मतलब इंडेक्स भी पास करना पड़ेगा ना इसमें। रिमूवल में हमें
predicted int match, predicted int match क्या होगा, कुछ अलग ही पैरामीटर ले रहा है ये, converted to int system dot predicted of int. ये पता नहीं क्या predicted int क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दूँ, division 32 bit as an operator. Boolean int target, ये पता नहीं क्या है, चेक करना पड़ेगा ये, ठीक है मैं चेक करता हूँ इसको, प्रेडिक्टेड को क्या है पता नहीं, इसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन है कोई भी, जैसे अगर हमें रिमूव करना तो रिमूव कर सकते हैं, रिमूव एट में भी आता है, इंडेक्स दिया है और रिमूव में वैल्यू होता है, तो रिमूव एट का मतलब किस पोजीशन का वैल्यू रिमूव करना है, जैसे मैं बोलता ना 2, ये क्या करेगा, सेकेंड पोजीशन वैल्यू रिमूव करेगा, जैसे यहाँ पे देख लो सेकेंड पोजीशन 200 था तो चला गया, वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, आपका लिस्ट सिंपल एक बेसिक लिस्ट, ओके तो ये हमारा लिस्ट है, समझ में यहाँ तक लिस्ट का, कोई डाउट कोई क्वेश्चन? समझ में, हाँ समझ में है ना, बेसिक लिस्ट है, बस इसमें डेटा स्टोर करना है। हाँ हेलो, अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, बस ये डेटा स्टोरेज का काम कर रहा है लिस्ट, ठीक है काम करो, यहाँ तक करो आप लोग, बाकी कल करते हैं, थोड़ा प्रिपेयर करो, देख लो, और ऑपरेटिंग का भी देखता हूँ मैं रिमूवल का, बाकी कलेक्शन जो भी है वो कल देखते हैं, थोड़ा पढ़ाई करो, रिस्पॉन्स देते जाओ यार, ठीक है कल मिलते हैं।